ख़वातीन व हज़रात आदाब। गुफ्तो शुनीद के इस ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं विनोद कुमार त्रिपाठी जी। अभी हाल ही में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से इनका एक शेरी मजमुआ मेरी ज़मीन मेरा आसमां शाया हुआ है। आपका ताल्लुक़ इलाहाबाद से है। इलाहाबाद में आपने MA पॉलिटिकल साइंस किया, फिर IRS ऑफिसर हुए। उस बीच में शोबा दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहे, पढ़ाया भी, और आजकल मुंबई में मुकीम हैं। कुछ इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ये किस तरह शायरी के लिए वक्त निकालते हैं, और इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में शायरी कहाँ कहाँ इन्हें सुकून मुयस्सर करवाती है, या सुकून कहाँ कहाँ हासिल करते हैं, या वो चीज़ें जो ये अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में जो तजुर्बात ये हासिल करते हैं, वो तजुर्बे शायरी की शक्ल में किस तरह ढलते हैं, कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। शुरू में तो बस ये जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ इलाहाबाद से है जी। तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, आपकी पैदाइश कहाँ की है, और फिर ये शायरी का सफ़र जो शुरू हुआ ये किस उम्र से शुरू किया आपने? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, आपने वो बात कही दी है। और इलाहाबाद शहर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव भी है। तो शुरुआत में जो उस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे उतना नहीं हुआ करता था, तो शुरू में हमारे गांव के ही पास स्कूल है, मैं वहाँ जाया करता था। और जब 4th स्टैंडर्ड में जब पहुँचा तो फिर हमारा दाखिला शहर में हुआ, और फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई वहीं पे रही। एक सेंसिटिविटी शायद मेरे अंदर शुरू से ही थी, लोगों को देखने की, लोगों से जुड़ने की, किसी और के दुख में दुख महसूस करने की। और मुझे लगता है कि ये जो सेंसिटिविटी थी उसी से ही कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक पोइटिक अर्ज आप कह लीजिए वो रही। तो शुरुआत में तो मैं बस हिंदी में कभी तुकबंदी इस तरह की चीज़ें लिख लिया करता था, कभी कभी मैं फ्री वर्ड्स भी लिख लिया करता था। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आया तो थोड़ा पढ़ने का दायरा थोड़ा बढ़ा। मैंने उस वक्त, मुझे याद है, शायद उसी वक्त मैंने साहिर लुधियानवी साहब को सुना, और वो उससे थोड़ा सा शायरी की तरफ ध्यान गया। फिर मैंने जगजीत सिंह उस वक्त बहुत पॉपुलर हुए, उनके नया नया एल्बम आया, उसको सुनने के बाद फिर और थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। बाद में कुछ मैंने फैज़ की नज़में और गज़लें पढ़ी, तो वहाँ से एक इच्छा एक जाहिर हुई। और उर्दू के प्रति मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, और हमने जब हिंदी में किताबें भी पढ़ी थी तो उसमें भी जैसे वो कोशिश शायद यही थी कि उर्दू से दूर हो, उर्दू के शब्द उसमें कभी दिखते नहीं थे। लेकिन शुरू से ही एक जहन में ये बात बैठी हुई थी कि उर्दू बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं फिल्म के सॉन्ग्स ने भी जहन में ये बात डाली। और एक बार बस ऐसे ही आया कि कोशिश करते हैं गज़ल लिखने की, और फिर वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में तो शायद मीटर भी पकड़ में नहीं आता था, और वोकेबुलरी भी कमज़ोर थी, लेकिन एक ये था कि नहीं, हमें इसमें लगना है। और मेरी एक आदत शुरू से रही है कि मैं जिस चीज़ में लग जाता हूँ तो उसको मैं करके ही छोड़ता हूँ जी, क्योंकि वो दिल से लगता हूँ। त्रिपाठी जी, जैसे आपका ताल्लुक़ इलाहाबाद से है, और आपने जैसे फरमाया भी कि हिंदी में आपने पहले लिखना शुरू किया, तो हिंदी में ये जो गज़ल है ये ना के बराबर है। 1-2 लोगों ने हिंदी में गज़लें कही हैं, और हिंदी में बहुत ज़्यादा इसको पसंद अभी तक, जबकि गज़ल बंगला में भी लिखी जा रही है, गज़ल तमिल में भी लिखी जा रही है, और कुछ लोग तो गज़ल अंग्रेज़ी में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंदी में कोई ऐसा इस्टेब्लिश शायर उस तरह नहीं हुआ है जिसको हम कहें कि उसने गज़लें बहुत अच्छी कही हैं। शमशेर बहादुर सिंह या इस तरह के 1-2 नाम तो हैं, लेकिन बहुत नुमाइंदा कोई उस तरह का नाम उभर के सामने नहीं आया। तो ये हिंदी में आपने लिखा, जाहिर है वहाँ गज़ल नहीं है, तो ये हिंदी से जब आप उर्दू की तरफ आए, गज़ल की तरफ आए, गज़ल लिखना शुरू किया आपने, तो मतलब एक तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही? आप हिंदी में भी लिख सकते थे, अपने आप
का इजहार जो है, जो आप कहना चाहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप मीटर में कहें, आप हिंदी में भी कह सकते थे और कह रहे थे। तो आपने उर्दू का इंतखाब किया और उर्दू में भी गजल का खास तौर से, उसकी जरा वजह बताइएगा। एक नाम मैं बताना भूल गया और जिसका कि मेरे ऊपर काफ़ी असर था, और चूंकि आपने हिंदी के गज़ल के लिखने वालों की बात कही, वो नाम था दुष्यंत कुमार का। और चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तो बेंट ऑफ माइंड थोड़ा सा मार्क्सिस्ट था, तो दुष्यंत कुमार की गज़लें और मार्क्सिस्ट में उसका जो ह्यूमनिस्ट पार्ट है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, और दुष्यंत कुमार में भी हमें वो चीज़ें देखने को मिली। तो वो भी एक कहीं न कहीं जहन में पीछे था कि हाँ, इस तरह की गज़लें लिखी जा सकती हैं। जहाँ तक उर्दू और हिंदी का सवाल है, मैंने हिंदी में भी बाद में जब से लिखना शुरू किया उसके बाद भी बहुत से लोगों को लिखते देखा। ऐसा नहीं कि हिंदी में लोग गज़लें नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि शायद जो हिंदी के जो शब्द हैं, खास तौर से वो शब्द जो संस्कृत के हैं, वो फीलिंग कन्वे नहीं कर पाते, थोड़े से अननेचुरल से लगते हैं, क्योंकि वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस बात को कन्वे करते हैं, हूबहू कन्वे करते हैं। हो सकता है फिल्म का असर होता है फिल्मी गज़लों का असर हो, दिमाग में कहीं न कहीं बैठा रहा कि अगर गज़ल लिखनी है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी का है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उर्दू के लफ्ज़ तो लाने ही पड़ेंगे। और कभी कभी मेरी गज़लों में शायद एक दो कहीं पे हिंदी के लफ्ज़ आए हैं, अदरवाइज कभी अगर ऐसा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि बड़ी अननेचुरल सा एक्सप्रेशन हो रहा है जी। तो थोड़ा सा एक आदतन मैं परफेक्शनिस्ट भी हूँ, तो उस वजह से कोशिश की कि मैं उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँ, लेकिन वहाँ पे भी मैंने एक अपनी पर एक बंदिश लगा के रखी थी, क्योंकि मैं जब गज़ल लिखता हूँ या नज़्म लिखता हूँ, और ख़ास तौर से जब दिल में एक तमन्ना है कि इसको लोग पढ़ें, तो हमें कम्युनिकेट करना है, तो हमारी भाषा जो है वो ऐसी हो जो सामने वाला पढ़ सके, समझ सके और उसको अच्छी लगे, हमारी बात उस तक पहुँचे। और इसलिए हमारी कोशिश थी कि इसकी उर्दू लिखते वक्त भी मेरी भाषा सरल हो, आसान हो, वो अमूमन वही लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो जो कि लोग बोलते हैं, समझते हैं जी। तो ये मैंने दोनों तरफ से इस बात को ध्यान में रखा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि चाहे हिंदी हो और चाहे उर्दू हो, उसका विकास इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिंदी में लोग की एक टेंडेंसी हो गई है संस्कृत से शब्दों को लाने की और ले आने की। उर्दू में भी एक टेंडेंसी बन गई है, जितना हो सके अरबिक और पर्शियन वर्ड्स को यूज़ करो, फिर वो लोगों के सर के पल्ले पड़ती है। हम शिकायत करते हैं कि आजकल कोई पढ़ता नहीं है, किताब खरीदता नहीं है, फिर वो किताब आपकी लाइब्रेरी के लिए है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए, बट आम जनता तो उसे पसंद नहीं करेगी। ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हाँ त्रिपाठी जी, आज जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर, और आज गांधी जयंती भी है। और गांधी जी ने जिस ज़बान के लिए बहुत ज़ोर दिया अपने आखिरी वक्त में, और बहुत सारी चीज़ें उनके खतूत बहुत शाया भी हुए, वो हिंदुस्तानी के बहुत हक में थे कि एक हिंदुस्तानी हो जो उर्दू रस्मुल ख़त में भी लिखी जाए और देवनागरी में भी। तो आज इसी बहाने हम गांधी जी का भी बीच में जिक्र आया। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में IRS ऑफिसर होना, उसके बाद और बहुत सारी मसरूफियात, तो हालांकि ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मसरूफ़ रहते हैं और उन्होंने बहुत बड़ा और अच्छा अदब तख्लीक किया है। कुछ की मसरूफियात यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं, यूनिवर्सिटी की हद तक हैं, तो चूंकि उनका सुबह दोपहर शाम पढ़ना पढ़ाना लिटरेचर होता है, तो उनके लिए चीज़ें खल्क करना या तख्लीक करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन आप जिस शोबे में रहे वहाँ वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें आपको तजुर्बात बहुत सारे हासिल होते हैं, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह पे जाना, अट्रैक्शन करना, तो वो जो तजुर्बात हैं आपकी ज़िंदगी के, वो किस हद तक मावून और मददगार आपके लिए साबित होते हैं या हुए हैं अपनी ये जो आपकी शायरी है, गज़ल और नज़्म की इस किताब में, उस सिलसिले में। देखिए, मैं 2 बातें इसके बारे में कहूँगा। एक तो ये बात मेरे जहन में हमेशा रही
कि मैं एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाह रहा हूँ, ओहदे के लिए, पोस्ट के लिए, स्टेटस के लिए। शायद थोड़ा बहुत वो भी वजह थी, बट दिल में एक बात ये भी थी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने हमेशा एक चीज़ ये सोची कि मेरा यहाँ आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे व्यक्तित्व में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम अपने को सिर्फ काम तक कन्फाइन करते कि सुबह ऑफिस गए, काम किया और घर आ गए, और फिर घर पे आने के बाद फिर वही काम की बात उसी के सिलसिले में, तो मुझे लगता था कि शायद मैं वक्त को, अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ, मैंने ये सोचा कि जो वक्त है ये बहुत कीमती है। अगर हमें सहूलियत मिली है और उसकी वजह से हमें कुछ वक्त मिलता है, तो क्यों ना हम उसको अच्छी चीज़ों में लगाएं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं, और जिससे हमें, मेरे व्यक्तित्व का विकास हो सके। हम वहाँ रुक नहीं जाएं, मेरा वो अंत नहीं हो जाए कि चलो हम एक ब्यूरोक्रेट बन गए तो हमने सब कुछ पा लिया, अब इसके आगे कुछ पाने को नहीं है। तो मैंने वक्त को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। उसमें लिटरेचर एक पार्ट था, खासतौर से ये पोइट्री लिखना। उसके अलावा चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, मैंने हर जगह अपने वक्त को लगाने की कोशिश की। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके दिल में इच्छा है तो वक्त निकल आता है, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपको क्या क्या करना है। तो एक तो ये वजह रही लिखने की। दूसरी वजह ये रही कि मुझे ये लगा कि जब हम, ये भी एक मेडिटेशन है। जब आप गज़ल लिखते हैं खास तौर से, और गज़ल की विधा तो ऐसी है कि जो कंसंट्रेशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शायद इससे मुश्किल पोइट्री लिखने का कोई मीडियम ही नहीं है, जो जितनी टफ और डिफ़िकल्ट गज़ल की का ग्रामर है। तो वो जब मैं इसको लिखा करता था तो मुझे लगता था कि सब दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस पर रहता था। तो वो शायद मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी मुझे ये बहुत मदद करता रहा। जहाँ तक तजुर्बे की बात है, मैंने आपसे कहा कि तजुर्बा तो आप पे डिपेंड करता है कि आप तजुर्बे कहाँ से लेते हैं और कहाँ से नहीं लेते। अगर आपके आँख कान खुले हैं तो अखबार वही है, टेलीविज़न वही है, किताबें वही हैं, उससे आप क्या पिक करते हैं। जैसा मैंने आपसे शुरू से कहा कि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति रहा, तो मैं हमेशा वहाँ से चीज़ें एक लेता रहा, और संवेदनशील होने की वजह से समाज से मैं जुड़ा रहा, और समाज के लिए कुछ करने की चाह मन में रही। तो ये सब चीज़ें, तो उसमें जब समाज की आप बात करते हैं तो उसमें इंसानियत की बात भी होती है। तो जब इंसानियत की बात करते हैं तो इंसान के जितने पहलू हो सकते हैं, उनके इमोशंस के जितने पहलू हो सकते हैं, वो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, वो आपके क्लासिकल जो है इश्क मोहब्बत के मुद्दे भी हो सकते हैं, वो इथिकल इशू भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस मुद्दे भी हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं सटल वे में ये सारे मुद्दे आपको दिखेंगे। उसका शायद मेरे काम से बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा मुझे हुआ है उसका कि उससे मैं अच्छे लोगों के संपर्क में आया, जहाँ भी उठना बैठना रहा एक अच्छे लोगों के साथ रहा, तो शायद कहीं न कहीं इनडायरेक्ट उसका भी असर होगा। बट गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी गज़ल या नज़्म में कोई डायरेक्ट जी। लेकिन त्रिपाठी जी, जब आपकी शायरी हम पढ़ते हैं, ये जो आपकी किताब अभी शाया हुई है, तो इसमें शायरी पढ़ते हुए हमें कभी कभी महसूस होता है कि एक रूहानियत की तलाश है, जो आप तलाश तो है लेकिन आपको हासिल नहीं हो रही है। जैसे मैं कुछ पढ़ रहा था कि एक नज्म है, आपकी आदमी हूँ, तो इसमें जो आपकी तलाश है एक रूहानियत की, और एक गजल पढ़ रहा था मैं, 2 शेर आपको आप ही के सुना दूं कि गिला तो उनको भी है मैं जिन्हें मिला ही नहीं, न जाने कितने फसानों में हूं पता ही नहीं, अभी से करना मुकर्रर तो मेरा वक्त हिसाब, कि जिंदगी तुझे मैंने अभी जिया ही नहीं। तो वो जो एक तलाश है नज़मों में और गजलों में एक रूहानियत की, और लगता है कि आप मतलब उसके आसपास तो पहुंचते हैं लेकिन वो महसूस तो करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो रूहानियत का वो दर्जा जहां आपकी शायरी आपको ले जाती है, आप पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी कुछ बच रहा है जो आप
कि इसके बाद मजीद जो आपकी चीजें सामने आएंगी, हो सकता है उसमें आप वो भरपूर उसको हासिल कर लें, लेकिन लगता है कि वो तलाश जो है रूहानियत की इस सफर में जारी है आपकी। देखिए, तलाश जिस दिन बंद हो जाए, आप समझे आपकी मौत आ गई। तो तलाश जो है एक क्यूरियोसिटी का पार्ट होता है। आप जब तक आपके दिल में आगे बढ़ने की, सीखने की, समझने की ललक है, तब आपको तलाश रहती है। तो तलाश एक नौजवान की निशानी है, नौजवानी की निशानी है, और मैं उसको एक तो जिंदा रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप अपनी बात या कोई भी चीज़, कोई भी सेंसिबिलिटी किस लेवल पे लेते हैं। कभी कभी वो सतही होती है, इसको आप शारीरिक कह सकते हैं, कभी कभी वो दिल तक जाती है, और कभी कभी वो रूह तक जाती है। तो ये एक डेवलपमेंट का एक वो है, वो एक आपके सेंसिटिविटी के प्रोपोर्शन में वो चीज़ें आपके अंदर आती हैं। तो एक तो, और दूसरी बात ये है कि जब आप आपने शायद उसमें गौर किया होगा, मैंने एक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिटी की बात की है। तो एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिटी जो होती है वो रूहानी सतह पे ही वो होती है लोगों में जी। अगर हम आपसे जुड़ते हैं तो रूहानी तरीके से आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि आपका रहन सहन, आपका तजुर्बा, आपका बैकग्राउंड अलग है। लेकिन जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो इश्क की हो, चाहे दर्द की हो, दुख की हो, वो सब एक होती हैं। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं भले ही इस तरह से लिखूं जैसे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को मैंने एग्जाम्पल जरूर लिया है, लेकिन मैंने इसमें ज़माने की बात कही है, सब लोगों की बात कही है। हो सकता है कल आप अपनी बात मुझसे कह के जाएं और आपकी बात से मैं इंस्पायर होकर के कुछ लिख दूं, पर हमने हमेशा अपने को पात्र बनाया। अगर कमी भी समाज के अंदर है तो मैंने कोशिश की है वो अपनी कमी को ही अपने में ही दिखाने की कोशिश की है। और वो ये रहा है कि जब कोई भी पढ़े तो उसको लगे हाँ यार बात तो सही है, ये कमी तो मेरे अंदर भी है। तो वो हमने कहा ना कि अगर आपको जोड़ना है समाज से और इंसान से, तो शायद रूहानी कनेक्शन जो है, कनेक्शन पे ही आप जुड़ सकते हैं जी। तो बाकी जो तलाश आपने कही, वो तलाश तो कभी खत्म नहीं हो सकती। होता मैं दोबारा लिखूंगा तो भी तलाश भी हो जी। अब जैसे आपने उस शेर को पढ़ा कि गिला तो उसको भी है, हम क्या हमेशा ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। हम हमेशा अपने दुख दर्द को सोचते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार जो सामने वाला है उसको भी तो तकलीफ हो सकती है कभी। तो वो शायद उससे प्रेरित है, और इसीलिए आपने शायद उसकी अगली लाइन, आपने उसी गजल की एक लाइन और भी है कि कोई तो पूछे जरा हाल उन अंधेरों से कि जिनके पहलू में सूरज कभी उगा ही नहीं। वाह। तो मैंने आपसे कहा कि अपने ईगो सेंट्रिक से होकर के मैं बाहर निकल रहा हूँ, निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आगे भी कोई चीज, कुछ लोग हैं, हमारे आगे भी एक समाज है, उनके भी दुख दर्द हैं। तो मुझे कभी कभी वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। और शायद जी। त्रिपाठी जी, ये बताइएगा कि आपके जो पसंदीदा शायर हैं, जो जिनको आप पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, और फिर आप कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको आगे लेके चलते हैं, आपको लगता है कि इन शायरों को पढ़ के मेरी शायरी भी निखर रही है और उसमें निखार पैदा हो रहा है, तो जरा उन शायरों के बारे में कुछ बताइए जो आपके पसंदीदा शायर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे शुरू से कहा कि मुझे शायर वॉज माई फर्स्ट लव, और बाद में मेरा फैज साहब को पढ़ना हुआ। लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें कही, कोई गालिब का नाम लेता है, कोई मीर का नाम लेता है, मैंने उनको भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इन दो शायरों से आगे न बढ़ पाया हूँ और न बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है, और इन दोनों से मैं आगे नहीं निकल पाया। शायद इस वजह से भी कि ये रूहानी है, शायद इस वजह से कि ये साफ साफ बात करते हैं, शायद इस वजह से भी कि ये, मैं तो सोशलिस्ट वर्ड यूज करूंगा, कम्युनिस्ट तो नहीं कहूंगा, एक सोशलिस्टिक एक थॉट प्रोसेस है जो मुझे अपील करता है। एक इंसानियत की बात होती है, जब फैज इश्क में भी इंसानियत की बात करते हैं, दर्द की, समाज के दर्द की बात करते हैं, वो मुझे बहुत अपील करती है। तो शायद यही है, और अब आगे कोई और इम्प्रेस कर जाए तो पता नहीं, बट मैं इन दो के आगे मैं सोच नहीं पाता। जी।
अच्छा विनोद कुमार त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। ये जो उर्दू रस्मुल खत है, और चूंकि आपने हिंदी में लिखा है और आपने जैसे पहले फरमाया भी कि आपने इब्तदा ही हिंदी से की, तो मुश्किल ये होती है कि अब आप गज़ल की शायरी कर रहे हैं, नज़्मों तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जब गज़ल की बात है तो कहा यह जाता है कि रस्मुल खत जानना बहुत ज़रूरी है। तो रस्मुल खत के हवाले से ज़रा बताइएगा आपके ये जानना कितना ज़रूरी है, और आपने रस्मुल खत, ये जो उर्दू रस्मुल खत है, ज़ाहिर है इब्तदाई तालीम आपकी उर्दू में नहीं हुई है, तो ये आपने उर्दू रस्मुल खत कहाँ से सीखा, कब? मुझे पहला झटका तब लगा जब एक पाकिस्तान का एक मशहूर सिंगर, मुझे नाम शफकत, शायद मुझे याद है, वो शफकत अमानत अली। हाँ, मुझे लगता है कि उससे मेरी आज से करीब 6-7 साल पहले तो मेरी एक पहले किताब आ चुकी है, मेरी ज़मीन के लोग। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको पढ़ नहीं सकता और कि मुझे हिंदी नहीं आती। तो मुझे लगा कि शायद कुछ कमी रह गई है जो मुझे करनी चाहिए। और पहली बार ये इच्छा, ये मन में एक चाहत हुई कि ये उर्दू में भी निकले तो ठीक है। अब जब ये चाहत हुई कि उर्दू में निकले तो ठीक है, तो फिर साथ साथ ये भी लगा कि ये उर्दू में निकले और आपको लिखना ना आए या पढ़ना ना आए तो बड़ी बेमानी सी चीज़ है। और फिर मैं शायद, क्योंकि लोगों के हाथ में आएगा तो लोग कहेंगे अरे वाह कितने अच्छा लिखा, उर्दू में लिखा है, और मुझे उर्दू आती नहीं है। तो वहाँ से मैंने ये हुआ कि नहीं, मुझे उर्दू सीखनी है। और मुझे एक इंग्लिश में बुक मिली जो इंग्लिश से उर्दू, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, टीच योरसेल्फ उर्दू, टीच योरसेल्फ सीरीज। तो मैंने वहाँ से इसको धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू किया। और मेरा ये था कि किताब आते आते मुझे एक अच्छी खासी समझ हो जाए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 80% उर्दू पढ़ सकता हूँ, धीरे धीरे लिख भी सकता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जब ये किताब उर्दू में आई है तो मुझे ये इसकी स्क्रिप्ट भी, मतलब एक समझ इसकी आ चुकी है। आप पढ़ भी लेते हैं? जी, मैं पढ़ भी लेता हूँ धीरे धीरे। विनोद कुमार त्रिपाठी जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हजरात, आज हमने आपकी मुलाकात विनोद कुमार त्रिपाठी जी से करवाई। अगर आपको उर्दू ज़बान व अदब, लिटरेचर और हिंदी ज़बान व अदब और उस से जुड़ी हुई शख्सियात के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी है तो आप उर्दूगर यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह की वीडियोस हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचती रहें, और आपका साथ भी हमारे साथ रहता है। उर्दूगर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का जो फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब चैनल है, और हमारी वेबसाइट है atuh.org। उस पर ये तमाम चीज़ें जो हम वीडियोस बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आप देख और सुन सकते हैं और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।